हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का थर्ड चैप्टर पहली बूंद के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सेक्शन है मेरी समझ से, जिसका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शंस हैं बादल, अंकुर, बूंद और पावस। तो बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी है और हम जानते हैं कि ये अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम अंकुर शब्द के आगे स्टार बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है डैश। ऑप्शंस हैं बारिश की बूंदे, नगाड़ा, वृद्ध धरती और बादल। तो बच्चों, काली पुतली बादलों को कहा गया है। जैसे नीली आंखों के भीतर में काली सी चीज होती है उसको पुतली कहते हैं, उसी तरह कंपैरिजन किया गया है कि आसमान को नीली आंख बताया गया है और उसमें जो मौजूद है काले बादल उनको काली पुतली के समान बताया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा और सटीक उत्तर होगा बादल। बादल के सामने हम स्टार बना देंगे। अब ख क्वेश्चन है कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो देखो, इसके कारण मैंने साइड में लिखे हुए हैं, आप वहां से जान सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर चुनने का कारण ये है कि कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई का अर्थ है नए जीवन की शुरुआत। बादल, बूंद या पावस तो वातावरण तैयार करते हैं, लेकिन जीवन का आरंभ तो अंकुर से होता है। अंकुर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए नव जीवन की ले अंगड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त शब्द अंकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रीजन ये है कि इस पंक्ति में अंबर की तुलना नीले नयनों से की गई है और उसी के बीच में जो काली चीज है वह काली पुतली कही गई है। जलधर यानी बादल जो कि काले होते हैं, इसलिए नीले अंबर में काली पुतली की उपमा बादलों के लिए है। नेक्स्ट सेक्शन है मिलकर करे मिलान। तो इसके इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं कि कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में से कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। राइट साइड में देखिए कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं जिसमें अंडरलाइंड किया गया है कुछ शब्दों को और उसका भावार्थ यानी कि उसका भाव किस लिए, उसका लिटरल मीनिंग नहीं पूछ रहा है, उसका भाव क्या है, उस भाव का अर्थ क्या है कविता में, ये पूछा गया है हमसे। तो चलो फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट पंक्ति है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो उड़ता सागर रेखांकित है। अब उड़ता सागर का मतलब लिटरल मीनिंग तो हो गया कि सागर उड़ रहा है, बट कविता में ये भाव नहीं है। कविता में भाव है कि बादल बादल सागर की तरह उड़ रहे हैं आसमान में, ऐसा कंपेयर किया गया है। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बादल। सेकंड है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, जिसमें बजा नगाड़े अंडरलाइंड है। इसका अर्थ हो जाएगा मेघ गर्जना, क्योंकि बादल जब गरज रहे हैं उसको नगाड़े की ध्वनि के साथ कवि ने कंपेयर किया है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा 1 मेघ गर्जना। थर्ड है नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो इसमें हम सब जानते हैं और अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था नीले नयनों सा यह अंबर में नीले नयन किसे कहा गया है, आकाश को। तो इसका सही भावार्थ क्या हो जाएगा 4 आकाश। और फोर्थ पंक्ति है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो इसमें रोमावली सी का अर्थ क्या है, हरी दूब, हमने कविता में पढ़ा है और इसका अर्थ है हरी दूब। आप देखिए बगल में उत्तर भी लिख दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है पंक्तियों की चर्चा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहली पंक्ति है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने मानसून के आने का एक सुंदर और प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत किया है। इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। आसमान में उड़ता सागर में बादलों को समुद्र जैसा विशाल और उड़ता हुआ बताया गया है।
बिजलियों के स्वर्णिम पर का अर्थ है बिजली की चमक सोने के पंखों की तरह प्रतीत हो रही है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बजा नगाड़े जगा रहे हैं। यह बताता है कि बादलों की गरज नगाड़ों जैसी है जो धरती को जागृत कर रही है। बादल धरती की तरुणाई का तात्पर्य है कि वर्षा से धरती फिर से हरी भरी और युवा हो जाती है। नेक्स्ट पंक्ति है नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इसकी व्याख्या भी हम पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से आकाश और वर्षा के बीच के संबंध को दर्शाया है। नीले नयनों सा यह अंबर, यहाँ कवि ने आकाश की तुलना नीली आंखों से की है। काली पुतली से ये जलधर, इस पंक्ति में बादलों की तुलना काली पुतलियों से की गई है। जैसे नीली आंखों में काली पुतली होती है वैसे ही नीले आकाश में काले बादल। यह एक बहुत ही सुंदर और चित्रात्मक उपमा है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, इसका अर्थ है कि बादल दया और करुणा से भरकर आंसू की तरह बरस रहे हैं। धरती की चिर प्यास बुझाई, यहाँ कहा गया है कि इन अश्रुओं से धरती की लंबे समय से चली आ रही प्यास बुझ गई, यानी सूखी धरती पर बारिश आई और उसे जीवन मिला। तो इस तरह हम इन पंक्तियों की व्याख्या लिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के लिए। इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन है बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि बारिश की पहली बूंद गिरते ही धरती खुशी से महक उठती है। उससे सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगती है जो उसकी प्रसन्नता का संकेत है। सूखी पड़ी धरती पर जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं वहां हरियाली आने लगती है, अंकुर फूटने लगते हैं और नव जीवन का आरंभ होता है। धरती की यह प्राकृतिक मुस्कान उसका हर्ष और संतोष दर्शाता है कि वह अब फिर से जीवित हो उठी है। कवि ने इसे बहुत सुंदर ढंग से धरती की तरुणाई कहकर व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो कविता में कवि ने आकाश और बादलों का बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से वर्णन किया है। आकाश को नीले नयनों के समान बताया गया है और बादलों को काली पुतली के समान दर्शाया गया है। जैसे आंखों की सुंदरता उसकी काली पुतलियों से होती है, वैसे ही आकाश की शोभा नीले रंग और उसमें बिखरे काले बादलों से है। यह तुलना बहुत प्रभावशाली है और प्रकृति को मानवीय रूप में दिखाती है। नेक्स्ट सेक्शन है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि कविता में कवि ने अनेक कल्पनात्मक दृश्य और रूपक का प्रयोग किया है जो कविता को सुंदर, प्रभावशाली और आनंददायक बनाते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, आकाश को नीली आंखें और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। यह मानवीकरण है जिससे प्रकृति जीवंत लगती है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादलों की गरज को नगाड़े बजने जैसा बताया गया है जो धरती को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। यह प्रतीकात्मक भाषा है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, बारिश को बादलों की दया से बहते आंसू के रूप में दर्शाया गया है जो धरती की प्यास बुझा रहे हैं। यह भावनात्मक दृश्य कविता को संवेदनशील बना देता है। इन सभी पंक्तियों में कवि ने प्रकृति को मानवीय भावों से जोड़ा है जिससे कविता सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि भावना का अनुभव भी बन जाती है। नेक्स्ट सेक्शन है शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है जैसे फूट डालना, घरा फूटना आदि।
अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो बच्चों, फूट शब्द के अलग अलग अर्थों से 5 वाक्य ऐसे बनाए गए हैं। फर्स्ट वाक्य है, बारिश होते ही बीज से अंकुर फूट पड़ा। यहाँ फूट पड़ना का अर्थ है अंकुरण या निकलना। सेकंड वाक्य है, जमीन पर गिरते ही मिट्टी का घड़ा फूट गया। यहाँ पर फूट का अर्थ है टूटना, चटकना। थर्ड वाक्य से, आपसी फूट ने पूरे परिवार को बांट दिया। यहाँ पर फूट का अर्थ है कलह होना। फोर्थ वाक्य है, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। यहाँ फूट का अर्थ है षड्यंत्र। और पांचवा वाक्य है, माँ को देखकर बेटे की आंखों से आंसू फूट पड़े। यहाँ पर फूट का अर्थ है भावनाओं का उमड़ना, जैसे खुशी में, दुख में आंसू फूट पड़ना। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, धर से बने प्रमुख शब्द और उनके अर्थ कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। गिरिधर, जो गिरि को धारण करता है। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, तो गिरिधर जो पर्वत धारण करे या गिरि को धारण करे। सेकंड वर्ग है धनुर्धर, जो धनुष को धारण करता हो। थर्ड वर्ड है मुरलीधर, जो मुरली को धारण करता हो। नेक्स्ट वर्ड है गदाधर, जिसके पास गदा होती है उसे गदाधर कहते हैं। और फिर चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है उन्हें चक्रधर कहते हैं। चलो, अब आ गया शब्द पहेली। ये सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। दिए गए शब्द जाल के प्रश्नों के उत्तर खोजें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको शब्द जाल में उनके उत्तर खोजने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो बच्चों खोजिए। फर्स्ट कॉलम में आपको मिल जाएगा नगाड़ा। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और ये कविता में भी यूज हुआ है। नेक्स्ट है आंखों के लिए एक अन्य शब्द। तो बच्चों आप ध्यान रखिए कि इसमें जो भी शब्द है ना वो पोयम से ही आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और आपने अगर पोयम पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आंखों के लिए एक अन्य शब्द हो जाएगा नयन, जो कि आपको फर्स्ट रो में दिख सकता है। नेक्स्ट है जल को धारण करने वाला। तो बच्चों इसका आंसर तो हम जानते ही हैं, जल को धारण करने वाला कविता में बार बार आया है, जलधर। जलधर खोजिए इस शब्द जाल में कहां पर है। जलधर मिल जाएगा आपको लास्ट रो में। नेक्स्ट है एक प्रकार की घास। तो ये इसका आंसर होगा दूब, आपको मिल जाएगा ये सेकेंड रो में। नेक्स्ट है आंसू का समानार्थी। तो बच्चों हमने पढ़ा है और कविता में ये आया है, आंसू का समानार्थी अश्रु, ये आपको थर्ड रो में मिलेगा। नेक्स्ट है आसमान का समानार्थी शब्द। तो ये भी कविता से ही है, इसका आंसर है अंबर, जो कि आपको लास्ट कॉलम में मिल जाएगा। ओके चलो, अब नेक्स्ट सेक्शन है पाठ से आगे। इसमें है आपकी बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। ठीक है, तो चलो बताते हैं बारिश आने पर आपको कैसा लगता है। तो बारिश आने पर मुझे बहुत सुकून और ताजगी महसूस होती है। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरती हैं, मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये खुशबू मन को शांत और खुश कर देती है। बारिश का पानी और ठंडी हवा मुझे ताजगी और खुशी से भर देता है। जब मैं बारिश को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम सब बारिश में भीगते थे और कागज की नावें बहाते थे। बारिश मेरे लिए खुशियों और ताजगी का एहसास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे वसंत ऋतु पसंद है इसलिए मैंने अपने आंसर में वसंत ऋतु के बारे में लिखा है। अगर आपको कोई और ऋतु पसंद है तो आप आंसर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है, मुझे सबसे ज्यादा बसंत ऋतु पसंद है। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं।
जो बहुत सुंदर लगते हैं। ना बहुत गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंड, मौसम बिल्कुल सुहाना होता है। हल्की हल्की ठंडी हवा और हल्की धूप मन को बहुत भाती है। इस मौसम में होली जैसा रंगों का त्योहार भी आता है, जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं, जिसमें सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में फिर से नई शुरुआत हो रही हो, इसलिए वसंत ऋतु मुझे सबसे प्यारी लगती है। नेक्स्ट सेक्शन है इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। दोनों नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरे की मोटी होती है। तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है कि आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि शहनाई। शहनाई एक और पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो शादियों और धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता है। इसके मधुर स्वर से वातावरण में शुभता का आभास होता है। और आप एक और वाद्य यंत्र के बारे में लिख सकते हैं, ढोल। ढोल एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे विशेष रूप से पंजाब, उत्तर भारत और महाराष्ट्र में बजाया जाता है। यह उत्सवों, विवाहों और विशेष अवसरों पर बजाया जाता है। होली और दशहरा के अवसर पर ढोल की ध्वनि से माहौल और भी आनंदमय हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आइए इंद्रधनुष बनाएं। चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर आप स्वयं लिखिए, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। मैंने भी इंद्रधनुष पर एक कविता लिखी है, एक छोटी सी कविता। सुनिए, इसका नाम है आसमान की मुस्कान। क्योंकि जब रेनबो आता है ना आसमान में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे स्काई ना हंस रहा है। तो इसके लिए मैंने इस कविता का नाम रख दिया आसमान की मुस्कान। और मैंने बहुत छोटी सी कविता लिखी है। बारिश आई, धूप खिली, इंद्रधनुष फिर चमक उठी। लाल पीला नीला रंग, जैसे गाए कोई गीत संग। आसमान की ये है शान, आसमान की ये है मुस्कान। बच्चों, आप भी कविता लिखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपकी कविता का नाम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए